नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, क्लास 10 केमिस्ट्री है और पार्ट 5 वीडियो है एसिड बेस एंड साल्ट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण कहने का मतलब कि एक साइड से हम कोई अम्ल मिलाएंगे और दूसरे से धातु तो क्या बनेगा। उसी प्रकार से हम अगर क्षारक मिला रहे हैं और धातु मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब पढ़ेंगे। और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला टॉपिक कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कैसी होती है। एक धातु ले लीजिए और उसको अम्ल से रिएक्शन कराइए तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यही इस वीडियो में पढ़ना है। जैसे कि हम आपको धातु दे देते हैं Zn, जिंक एक धातु है तो क्या है, जिंक है। इसको एक अम्ल से रिएक्शन कराइएगा H2SO4 से, और H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर हम जिंक के दाने को सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, यही पढ़ना है। तो ये सबसे पहले देखिएगा, ये है धातु, राइट, और ये क्या है, तो ये है अम्ल। दो आदमी मिला है, यानी दो आदमी कंबाइन हुआ है, तो ये है धातु, ये है अम्ल, आपस में रिएक्शन करता है तो दो प्रोडक्ट बनता है, लवण बनता है, H2 बनता है, H2 गैस बनता है जो वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, राइट। तो धातु की जगह पे धातु लिए हैं, अम्ल की जगह पे अम्ल लिए हैं। हमको प्रोडक्ट के जगह पर एगो बनेगा लवण और एगो प्रोडक्ट के जगह पे बनेगा H2 गैस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, बन गया हाइड्रोजन गैस और वायुमंडल में चला गया। अब हमारा लवण बनेगा, तो इसके जो शुरू वाला H2, तो ये H2 निकल गया है, तो इसमें का ये SO4 इधर का Zn, तो ये क्या हो गया, ZnSO4, ये हो गया जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि धातु के साथ अम्ल मिलता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। एक एग्जाम्पल भी देखे थे कि जिंक H2SO4 से मिला तो ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो आपसे कहीं भी पूछा जाए कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बनता है, CO2 बनता है, O2 बनता है, H2 बनता है कि क्या बनता है, तो आपका राइट आंसर होगा कि धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल में और आपसे हम पूछ दें कि ये लोहा है और ये HCl से रिएक्शन किया है, तो धातु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन किया है, लोहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया है, तो क्या क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और FeCl2 बनेगा। यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा किए तो 2 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो क्लोरीन हो गया, इधर भी 2 गो क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी धातु को अम्ल से मिलाइएगा तो क्या बनता है, एगो लवण बनता है, एक जल बनता है। तो धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। तो इसी प्रकार से इसका परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, धातु लिख सकते हैं धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हो गया परिभाषा। आप लिख सकते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, यानी करके, अच्छा अभिक्रिया करके लिख देते हैं, अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। बस इतना हम देख लिए। ये जो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस से बना है,
तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही बना है। तो इसके लिए एक टेस्ट हम करते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे मालूम करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। और सर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे Na ले लीजिए और इसको किसे तो HCl से मिला दीजिए तो ये बनेगा NaCl और प्लस में H2 अनबैलेंस है तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो NaCl और H2 बन गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दूगो है ना, तो यहाँ पे दूगो हाइड्रोजन, तो दूगो हाइड्रोजन तो दूगो क्लोरीन, तो दो सोडियम, तो इधर दो, ये बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी धातु को अम्ल से मिलाइए लवण और जल बनता है। किसी भी धातु को अम्ल से मिलाइए लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। राइट, इतना आप देख लिए। अब हम केवल चेक करते हैं कि हाइड्रोजन गैस बना है, तो हाइड्रोजन गैस कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही बना है। तो हो चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है अभी लिखे थे, तो ये था धातु और प्लस में क्या था, अम्ल था। क्या बना था, लवण और प्लस में H2 बना था। राइट, एक एग्जाम्पल अभी दिए थे, धातु की जगह Zn लिए थे, अम्ल के जगह पर H2SO4 लिए थे। राइट, ले लीजिए, लवण बनेगा और एगो H2 बनेगा, H2 बना दीजिए और प्लस में क्या हो जाएगा, ZnSO4 बनेगा। यहाँ पे एरो दे दीजिए। ये दोनों क्या है, तो अभिकारक हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो इस हाइड्रोजन गैस की क्या करना है, जांच करना है कि कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बना है। तो इसके पहले सबसे पहले हम एक स्टैंड बनाते हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होगा। ये स्टैंड है और एक हम बीकर ले लेते हैं, बीकर यानी कि परख नली, और इसका नाम दे देते हैं परख नली। राइट, इतना देख लिए। इसको यहाँ से इस स्टैंड से क्या किए हैं, इसको यहाँ से पकड़ दिए हैं और इसमें एगो धातु क्या डाले हैं, तो इसमें धातु एगो Zn दाना, जिंक दाना डाले हैं और एगो अम्ल क्या डाले हैं, H2SO4 डाले हैं, H2SO4 डाले हैं। राइट, तो इसमें से ये रिएक्शन होगा, तो इसमें से रिएक्शन होगा तो एगो ऊपर गैस उतरेगा और इस गैस को हम देते हैं H2 और इसको यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से ये गैस आती है और एक ऐसे आकर के एक यहाँ पे बर्तन रखते हैं और इस बर्तन में हम क्या करते हैं, तो इस बर्तन में हम क्या करते हैं, इस बर्तन में हम साबुन घोल लेते हैं, साबुन का विलयन बना लेते हैं। राइट, इसमें से क्या आ रहा है, तो H2 गैस आ रहा है। H2 गैस यहाँ से बुलबुला बन के जाएगा ऊपर, यहाँ पे जलती तीली, यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, इस रास्ते से आया, साबुन के विलयंस में करते ये बुलबुला बन के ऊपर गया। यहाँ जलती माचिस की तीली ले जाएंगे तो ये माचिस की तीली ले जाते ही ये फट फट ध्वनि से जलेगा। क्या क्या, फट फट ध्वनि। तो ये फट फट ध्वनि से जलेगा जिसको हम पॉप ध्वनि कहते हैं, पॉप ध्वनि। तो हम जांच लेते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बना है तो फट फट आवाज़ से ही जलना चाहिए और जिसको पॉप ध्वनि कहते हैं। तो जब यहाँ पे जलती मोमबत्ती ले जाएंगे तो फट फट की आवाज़ आएगा जिसे पॉप ध्वनि कहते हैं और हम जान जाएंगे कि वहाँ हाइड्रोजन गैस बना है। तो इतना हम देख लिए। राइट, इतना समझ गए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसी से रिएक्शन से आगे ही अभी देखते हैं। तो एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कभी आप सुने होंगे कि धातु के बर्तन जैसे तांबा एवं कॉपर के, तांबा एवं पीतल के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों ऐसा हम करते हैं कि खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपर लेते हैं। कॉपर एक धातु होता है
और खट्टे पदार्थों में एसिड पाया जाता है। खट्टा पदार्थ यानी कि एसिड, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले लेते हैं खट्टा पदार्थ, और ये क्या बनता है CuCl2 बनता है, H2 गैस बनता है, राइट। यहाँ पे ये लवण बन चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे तांबा, पीतल आदि में खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है क्योंकि ये किससे, खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, एसिड, क्योंकि ये अभिक्रिया किससे अभिक्रिया, तो खट्टे पदार्थ में एसिड अभिक्रिया कर विषैले हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, राइट। ये कैसा हो जाता है, तो विषैला हो जाता है। अब आप समझ गए कि तांबा के बर्तन, पीतल के बर्तन में खट्टे या दही नहीं रखा जाता है। क्योंकि पीतल का बर्तन धातु होता है, अम्ल से टकराता है, लवण हाइड्रोजन गैस बनाना चाहता है और वो विषैला हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम नहीं रखते हैं। इतना भी देख लिए, ठीक। और भी देखते हैं, और इसका नोट यहीं से चलेगा। और ये बताइए, ये जो धातु है अम्ल से टकराई है तो H2 गैस बना है। कौन सा गैस बना है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो क्या ऐसा ही होता है कि सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, तांबा हुआ, पारा हुआ, ये सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब भी हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम, पोटेशियम, यानी सभी धातुओं के साथ अम्ल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है कि नहीं बनाता है, देख लेते हैं। तो नोट में याद रखिएगा कि नोट यहाँ लिख देते हैं, नोट, ठीक। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं देते हैं। हमारा कहने का बात है कि सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब होता है कि धातुएं जो होती है अपने क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग होती है। कुछ धातुएं होती है जो अधिक सक्रिय होती है और कुछ धातुएं होती है जो कम सक्रिय होती है। जो धातुएं हवा पानी से जल्दी से रिएक्शन करती है वो अधिक सक्रिय होती है। कुछ धातुओं को गरमाना पड़ता है, कुछ धातु को किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे सोडियम है, इसको जल में डालिएगा तो आग पकड़ लेगा। फास्फोरस कमरे के टेम्परेचर पे क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। लोहे को अगर उसको चिंगारी दीजिएगा तब रिएक्शन करता है। तो कुछ धातुएं होती है कि जैसे सोडियम हुआ वो तो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, ठंडा जल से, गर्म जल से, भाप से, और कुछ नहीं करती है एसिड से, बेस से। तो कुछ धातुएं रिएक्शन करती है, कुछ धातुएं कम रिएक्शन करती है और कुछ करती ही नहीं है। तो इसके आधार पर धातुओं को 3 भाग में बांटा गया है। अधिक सक्रिय धातु जो एकदम अधिक सक्रिय होती है, रिएक्शन जल्दी कर लेती है। उसके बाद से होती है एकदम कम सक्रिय, यानी वो रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक, 9 के बराबर। और इन दोनों के बीच में जो आती है उसे मध्यम सक्रिय तत्व कहते हैं, चाहे धातु कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे एक रेंज होता है कि हाइड्रोजन से नीचे जो भी धातुएं होती है अम्ल से मिलती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। बस हमको इतना याद रखना होगा कि हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सी धातुएं हैं उसका नाम याद करना होगा कि उनके हाइड्रोजन के नीचे है, अम्ल से टकराएगी, हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, तो नहीं देती है। जैसे पूछ ले कि अम्ल से अगर सोना टकराएगा तो H2 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी प्रकार हम बोले अम्ल से Zn टकराएगा तो H2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर अम्ल से प्लेटिनम टकराएगा और उसी प्रकार अम्ल से कौन Fe टकराएगा, तो बोलिएगा किन किन स्थिति में H2 गैस बनेगा।
तो अम्ल से सोना टकराएगा, सोना कम क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है, आगे हम बताएंगे कैसे आता है। तो ये नहीं बनेगा। अम्ल से जिंक टकराएगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, तो देगा। अम्ल से प्लेटिनम, प्लेटिनम भी क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अम्ल से लोहा टकराएगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि हाइड्रोजन के जो नीचे है वही अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अब हमको पता लगाना है कि हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सी धातुएं हैं और उसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो उसको अब देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी। इतना तो देख लिए, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग चेंज करते हैं और देख लेते हैं क्या सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी यहाँ पे हमको यूज करना है, इसलिए देखते हैं सक्रियता श्रेणी कंप्लीट। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको हम लिख देते हैं धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर आरोही यानी बढ़ते या अवरोही क्रम में सजाना, यानी कि धातुओं को क्रियाशीलता, कोई धातु अधिक सक्रिय है, कोई कम सक्रिय है, तो सबसे कम, उसके बाद अधिक, उसके बाद अधिक, उसके बाद अधिक, यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देना ही सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो कुछ धातुओं को लेते हैं और उनकी सक्रियता श्रेणी बनाते हैं। तो यहाँ पे सक्रियता श्रेणी बनाने हैं तो हम एक ट्रिक से इसको याद करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक्स, ठीक। और ट्रिक्स ध्यान से देखिएगा क्या है। तो आगे हम लिख लेते हैं ट्रिक्स, उसके बाद से हम बताते हैं काशीनाथ का माली। कोई काशीनाथ है, उसका कोई माली है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इस है को याद रखिएगा। और उसके बाद है कौन पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो इस प्रकार से हम सक्रियता श्रेणी को याद करने का ट्रिक्स बनाए हैं। कोई काशीनाथ है, अमीर है, वो माली रखा है, आलू बनाता है, टेस्टी बनाता है। किसी दिन कोई आदमी आता है और खाता है तो उस दिन वो कहता है कि काशीनाथ का माली आलू फीका बना दिया है, ठीक। तो तब माली सुन लेता है तो कहता है कि कौन है जो मेरे खाने को बुराई कर रहा है, कौन है, आगे आओ। होता है ना, जैसे कुछ करते हैं और कोई कुछ बोल देता है तो कहते हैं कि आगे आओ। तो उसी प्रकार कोई खाना गया है तो बोल रहा है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, टेस्ट नहीं है। तो अब तक मालिक सुन लेता है और कहता है कौन है, आगे आओ। तो इससे हमारा ट्रिक से बनता है, काशी से हो जाता है के, नाथ से हो जाता है NA, का से हो जाता है CA, माली से हो जाता है MG, आलू से हो जाता है AL, जारा से होता है ZN, फीके से होता है PB, फीके से होता है FE और पकाता से होता है PB, H से होता है हाइड्रोजन। याद रखिएगा यही हाइड्रोजन कब नीचे की धातु होती है, कॉपर। उसके बाद से होता है Hg और उसके बाद से होता है AU, आगे Ag और आओ से AU और इधर एक होता है PT प्लेटिनम। तो ऊपर कौन सी है, तो ऊपर है अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय। और इसके नीचे आइएगा तो ऊपर से नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा कम सक्रिय। इधर क्या हो गया, कम सक्रिय। तो ये ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु की सक्रियता घटती जाती है। इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि Zn में और कॉपर में कौन अधिक सक्रिय है। तो ऊपर कौन है, Zn है और यहाँ पे कॉपर है, तो Zn अधिक है। तो इसीलिए ना कॉपर के साथ SO4 रहेगा और यहाँ पे Zn आएगा। तो Zn कॉपर से अधिक है तो ये
SO4 को लेके जाता है तभी तो ZnSO4 बनता है, कॉपर अकेले हो जाता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर FeSO4 है तो लोहा से इसको छीनना है, तो लोहा से छीनना है तो लोहा से ऊपर कौन है, Zn, तो Zn को आना पड़ेगा। तो Zn क्या करेगा, लोहा को हटाएगा क्योंकि लोहा से बरियार है, तो ये बना लेगा ZnSO4 और यहाँ पे हो जाएगा Fe अकेला, यानी कि कॉपर। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे Fe से Zn, कॉपर से Zn ही छीन रहा है। उसी प्रकार ये कॉपर SO4 है और इसमें लोहा को डाल दीजिए, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा क्योंकि कॉपर से लोहा बरियार है, और यहाँ पे Cu अकेले हुआ। तो अधिक सक्रिय जो तत्व है अपने से कम सक्रिय तत्व के उसके पार्टनर को लेके चला जाता है, जो कि लाइफ में भी होता है कि अधिक सक्रिय अच्छा होता है तो कमज़ोर को छोड़ के अच्छे आदमी के साथ चले जाते हैं, ये ऐसे होता है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। इसका जिम्मेवार यही है कि अधिक सक्रिय है तो कम सक्रिय को मार देता है और लात मार के निकाल के उसके साथ चला जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का रीज़न था, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक चैप्टर में पढ़े थे। इसका पूरा नाम देखिएगा तो इसका पूरा नाम होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम। और इसका नाम होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम। इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। इसका नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या होता है, जिंक होता है। इसका नाम क्या होता है, लोहा। इसका नाम क्या होता है, लेड यानी कि सीसा। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। इसका नाम होता है तांबा, कॉपर। इसका नाम होता है पारा। इसका नाम होता है क्या होता है, चांदी होता है ना। इसका नाम होता है आगे आओ, ये होता है Ag चांदी होता है, Au सोना होता है और Pt प्लेटिनम होता है। ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन के नीचे की धातु है, इससे एसिड टकराएगा तो H2 नहीं बनता है। यही हम समझाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं अगर हाइड्रोजन से एसिड से टकराती है तो H2 गैस नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन है, तांबा है, पारा है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये सभी कम सक्रिय है, ये रिएक्शन करती ही नहीं है। ये सोना चांदी प्लेटिनम ना अम्ल से ना क्षारक से और न ही गर्म पानी से ना ठंडा पानी से ये सोना चांदी प्लेटिनम रिएक्शन नहीं करती है। जैसे कि आप ही आभूषण पहनते हैं, सोना चांदी का गहना पहनते हैं, पानी से धोते हैं, मुंह नाक धोते हैं, अगर नहाते होंगे धोते होंगे तब, तो आपने देखा होगा कि सोना चांदी से पानी टकराता है तो उस पे जंग नहीं लगता है, ख़राब जल्दी नहीं होता है। उसी प्रकार आप लोहा को देखते होंगे कि लोहे के बर्तन या लोहे का कोई वस्तु होता है, पानी से टकराता है, बहुत जल्दी जंग लगता है, तो लोहे का हम गहना नहीं बना सकते हैं। सोना चांदी प्लेटिनम पानी से टकराता है लेकिन वो बहुत दिनों के बाद उसके चमक में कमी आती है, इसलिए सोना चांदी प्लेटिनम का आभूषण बन जाता है, लोहा का हम नहीं बना सकते हैं। यही रिएक्शन है, यही कारण है कि इसका फ़ायदा उठाते हैं कि रिएक्शन नहीं करेगी तो इसको हम क्या बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं। इसमें चमक भी होता है, तन्य भी होती है और ये बहुत महंगी भी होती है, इसलिए इसका महंगा हो जाना लाजमी है। तो इतना हम देख लिए। ऊपर है तो ये देखिएगा, ये पोटेशियम है, सोडियम। सोडियम को आप जानते हैं कि ऊपर है, एकदम रिएक्शन करेगा तो इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, पानी में डालिएगा तो पानी में भी आग लगा सकता है। तो इतना हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया, तो इसको मिटाते हैं और दूसरा नंबर क्वालिटी देखते हैं। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। मैथ साइंस को पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाइए। तो एक नंबर देख लिए, तो दूसरा अब देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, तो दूसरा में पढ़ लेते हैं किसके साथ, धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया। किसकी, क्षारक की अभिक्रिया। धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया। तो धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है, यानी कि यहाँ पे है धातु, यहाँ पे है क्षारक, राइट।
तो धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तब भी क्या बनता है, लवण बनता है और H2 गैस बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं धातु क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। राइट, कंप्लीट। तो धातु प्लस क्षारक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल दे दिए Zn, क्षारक हुआ NaOH हो गया, हाइड्रोजन गैस बनेगा तो बना दीजिए, और ये बनता है Na2ZnO2, और याद रखिएगा इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2। बट यहाँ पे नोट लिखिएगा, यह अभिक्रिया जो ऊपर अभिक्रिया हुई है, यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ नहीं होता है। यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ नहीं होता है। इसको हम मिटाते हैं और 1 2 देख लिए, इसके बाद वाला क्वालिटी पढ़ते हैं और देखते हैं। और 3 नंबर देख लेते हैं, और रिएक्शन ही कराना है। तो 3 नंबर में हम देखते हैं धातु कार्बोनेट, क्या धातु कार्बोनेट या और क्या धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन, क्या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कंप्लीट के साथ अम्ल की क्या अभिक्रिया। हमको ना पढ़ना है ना कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ धातु अभिक्रिया करती है, अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जैसे रिएक्शन से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे है धातु कार्बोनेट, कंप्लीट धातु कार्बोनेट, और या एक और होता है धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये किससे रिएक्शन करेगा, अम्ल से। तो क्या क्या बनता है, तो आपको धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मालूम है क्या है, शायद आपको मालूम होगा तो ठीक है, और नहीं मालूम होगा तो थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि धातु कार्बोनेट धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तभी तो ये लाइएगा और एसिड से मिलाइएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो धातु कार्बोनेट पहले देख लेते हैं क्या होता है। धातु कार्बोनेट, तो यह पे देखिएगा 2 चीज़ मिला है तो धातु कार्बोनेट बना है। एक होता है धातु और एक होता है कार्बोनेट। क्या है, कार्बोनेट, यानी धातु के साथ तो कार्बोनेट है, तो धातु को हम मेटल कहते हैं M से, कार्बोनेट को हम CO3 से दर्शाते हैं, तो MCO3। तो ये हुआ M और ये हुआ CO3, ठीक, और ये क्या बन गया MCO3। इसी को कहते हैं मेटल कार्बोनेट। जैसे मेटल के आगे रख दीजिए जिंक और CO3, क्या बनेगा ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। आप पूछिएगा कि जिंक कार्बोनेट इसका नाम क्यों पड़ेगा, क्योंकि इस मेटल के पीछे कौन लगा है, तो कार्बोनेट, तो जिसके पीछे जो लगा रहता है उसी के नाम से वो बदनाम होता है। तो जिंक के पीछे कौन लगल है, Zn लगा है, कार्बोनेट लगा है, तो जिंक कार्बोनेट होगा। उसी प्रकार से आप Ca और CO3, तो ये क्या हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार Na के पर लगा लीजिए CO2, CO3 कार्बोनेट, तो ये होता है Na2CO3। तो 3 गो तो हम बना लिए क्या, धातु के कार्बोनेट यूज करेंगे पदार्थ बनाने में। तो यहाँ लिख देते हैं क्या बनाए हैं, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, उसके बाद से CaCO3 बनाए कैल्शियम कार्बोनेट,
Na2CO3 बनाए हैं। ये हुआ आपका धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब हमको क्या बनाना है, तो हमको अब बनाना है, देखिएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो बना लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो मटेरियल बनाएंगे, उसके बाद रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ पे 3 गो प्रोडक्ट बनता है, आप जानते होंगे, तो देखिए कमेंट में लिखिए। तो अब क्या बनाना है, धातु। इसको थोड़ा अच्छे से मिटा देते हैं ना, चल नहीं रहा है, ठीक। तो इधर एक क्या बनाना है हमको, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कंप्लीट। यहाँ पे देखिए धातु को हम कहते हैं मेटल, हाइड्रोजन को H से, कार्बोनेट को CO3 से। तो इसमें 3 आदमी है, M है, प्लस में H है, प्लस में CO3 है। तो ये MHCO3। तो इस प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। धातु के हाइड्रोजन ही कार्बोनेट इसलिए कहलाएगा कि धातु के पीछे हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा है। जैसे बोलिएगा तो एगो सोडियम ले लीजिए, ये यहाँ पे H ले लीजिए और यहाँ पे CO3 हाइले है। तो ये हो गया NaHCO3। ये हुआ सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं, पाक सोडा कहते हैं। स्वादिष्ट खस्ता नाश्ता बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका स्वाद क्या होता है, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, क्षारीय याद रखिएगा, क्षारीय। तो धातु कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होता है, इतना हम देख लिए। तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं धातु के बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको भी प्रोडक्ट बनाने में यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या, तो अब हम देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ से इसको उठाते हैं, ठीक, गिर गया, कोई बात नहीं। 3 मटेरियल बनता है, एक बनता है लवण और एक बनता है CO2 और एक बनता है H2O, जल। लवण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लवण जल और CO2 बनता है। तो लवण H2O यानी कि जल, यहाँ पे लिख देते हैं जल, और प्लस में CO2 बनता है। लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको एकदम नोट याद रखिएगा, कंप्लीट। कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से टकराते हैं तो लवण जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे ये क्या है, तो लवण। ये जो बने हैं ना धातु के कार्बोनेट, ये क्षारीय हैं, ये क्षारक हैं, क्षारक जैसा व्यवहार करेंगे। धातु के कार्बोनेट लेकर रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम ZnCO3 लिए हैं और प्लस में एसिड हम ले लेते हैं H2SO4, राइट। और H2SO4 लिए हैं तो देखिएगा क्या बनेगा, एगो लवण बनेगा, एगो जल बनेगा, एगो CO2 बनेगा। तो जल आसान होता है तो H2O बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। अब लवण बनेगा, हमको मालूम नहीं है कि लवण क्या बनेगा, लेकिन आसान था कि जल के जगह जल बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, जो समझ में आए उसको लिख दीजिए। और इसमें देखिए बचा क्या है, तो इसमें का Zn और इसमें का पीछे, इसमें का फर्स्ट मेंबर और इसमें का फर्स्ट और इसमें का सेकेंड एक साथ सटा दीजिए। तो इसमें का Zn और इसमें का SO4। तो जिंक सल्फेट बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसी प्रकार से आप बोलिएगा कि Na2 ले लीजिए, Na2CO3 और प्लस में यहाँ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, Na2CO3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके बना के दिखाइए। तो यहाँ पे हम Na2CO3 प्लस HCl लेके बनाते हैं तो ये बनेगा NaCl और प्लस में H2O और प्लस में CO2, कंप्लीट। इस प्रकार से देख लिए, ये क्या बना, CO2 बना। उसी प्रकार से हम CaCO3 ले लेते हैं और CaCO3 है और प्लस में H2SO4 एक बार ले लीजिए, CaCO3 है
और प्लस में एक बार HCl ले लीजिए, क्या बनेगा, सब जगह H2O बनेगा और CO2 बनेगा, राइट। यहाँ भी H2O बनेगा और यहाँ CO2 बनेगा। इसमें का आगे अब क्या बना है, तो Ca और इसमें का पीछे वाला SO4, राइट। इसमें का ये Ca और ये तो CaCl2। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि सभी अभिक्रियाओं में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब एगो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3 प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहाँ पे ये देखिएगा आप 3 गो मटेरियल बनाएगा, एगो बना लीजिए H2O बन गया, प्लस में CO2 बना लीजिए और इसमें से जो आगे वाला और इसमें का पीछे वाला NaCl। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट अम्ल से मिलती है तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बस इसका अब हमको जांच करना है, सब में इसका जांच कैसे जांच करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो इसको अब हम जांच कर लेते हैं, जांच करके दिखाते हैं कैसे बनता है। तो देखिए तो CO2 गैस की जांच करते हैं, CO2 गैस, और इसका हम क्या करते हैं, जांच करते हैं कि जांच कैसे करते हैं कि बनेगा। जैसे रिएक्शनवा में हम लिखे थे कि ये ZnCO3 था, जिंक कार्बोनेट था और H2SO4 से मिला था, तो बना क्या था, ZnSO4 बना था, H2O बना था और CO2। इसी गैस की जांच करना है, क्या करना है, इसी गैस की जांच। कैसे जांच करेंगे कि CO2 गैस ही बना है। तो इसके लिए स्टैंड एगो ले लेते हैं जो पहले लिए थे, और स्टैंड ये ले लिए, और एक बीकर ले लेते हैं, ये बीकर, इसको यहाँ से इसको क्या किए, इसका सहारा से इसको क्या के चिपकाए हैं, और ये क्या है, परख नली है, और इस परख नली में हम क्या डाले हैं, तो जिंक कार्बोनेट डाले हैं। इसमें क्या है, तो ZnCO3 है, कंप्लीट, और ZnCO3 तो छोटा लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या है, तो H2SO4 है। चलो इसमें रिएक्शन होने लगा, अब रिएक्शन होने लगा तो एगो गैस निकलेगा, ये गैस क्या है, CO2। इसी की जांच करना है, इसकी जांच करना है। तो ऐसे लेते हैं और ऐसे गैस को ले जाते हैं, और इस गैस को ऐसे ले जा कर के एक बीकर में डालते हैं। बीकर यानी कि यहाँ से एक परख नली है, ये क्या है, तो एक परख नली है। तो ये भी एक परख नली है, इसमें से क्या जा रहा है, CO2 यहाँ आएगा, और इसमें हम पहले से डाल दिए हैं चूना जल। क्या, चूना जल। चूना जल क्या होता है, तो चूना जल इसको कहते हैं कि CaO और इसको H2O में घोल दीजिएगा। तो ये CaO और H2O में घोलिएगा तो CaOH का होल ट्वाइस। जैसे चूना जल बोले कि आप बोरा से किन के लाइए दुकान से, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और उस चूने को जल में घोलिए नाद में या बाल्टी में, तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी चूना जल को इसमें डाल दीजिए। एक ये हो गया, और इससे अच्छा है कि पहले बता देते हैं, और दो तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा CO2, तो यहाँ पे एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, चाहे मोमबत्ती ले जाते हैं, तो ये गैस निकला है, और यहाँ माचिस की तीली ले जाते हैं तो माचिस की जलती हुई तीली बुझ जाती है, या मोमबत्ती को ले जाते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि वो जलती हुई माचिस का तीली को कार्बन डाइऑक्साइड ने बुता दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए सहायक है। जैसे कि घरों में या कहीं आग लगता है तो फायर जो मशीन होती है आग बुझाने वाली,
उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जलने वाला पदार्थ नीचे और लोहो का ऊपर और बीच में CO2। तो जलता है नीचे, जलने वाला नीचे हो गया, बीच में एक लेयर बन गया ऊपर लोहो का, तो ऊपर वाला लोहो का ज्वाला जल जाएगा और नीचे बच जाएगा। तो इस प्रकार से CO2 गैस एक लेयर बना देती है, बीच में नीचे जलने वाला पदार्थ, बीच में लेयर, ऊपर ये ज्वाला होता है जो संपर्क टूट जाता है। तो CO2 गैस से क्या होती है, आग बुझता है। तो यहाँ जलती हुई मोमबत्ती ले गए तो बुझ गया, तो हम समझ गए कि CO2 गैस बनता है। और एक और बात है कि याद रखिएगा, इसमें चला गया है CO2 गैस, तो चूना जल का रंग क्या हो जाएगा, तो चूना जल का रंग दूधिया हो जाएगा। याद रखिएगा, दूधिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें CO2 गैस और इसमें क्या है, चूना जल है। तो चूना जल क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इसी को कहते हैं संगमरमर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही रंग दूधिया हो जाता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि ये मार्केट से चूना लाए, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घोल दिए, नाद में दीवार को रंग दिए। तो दीवार जब रंगते हैं तो चमकीला नहीं दिखाई देता है, और पुताई के 2-3 दिन के बाद से दीवार चमकीला दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि चूना जल से दीवार रंगते हैं तो चूना के दीवार पर चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हवा टकराता है, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल से रिएक्शन करके संगमरमर में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और दीवार चमकीला दिखाई देता है। तो ये जो CaCO3 है इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको कहते हैं संगमरमर, इसी को कहते हैं मार्बल, इसी को कहते हैं चॉल्क, इसको क्या कहते हैं, चाल्क या खड़िया। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, मार्बल, चाल्क, खड़िया, इसी का विविध नाम है, रूप है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पे मैथ साइंस का बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर और बहुत बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाया जाता है। वीडियो को देखिए, अपने एग्ज़ाम को आसान बनाइए, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।